आज है 6 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा कर्नाटका में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। एलन मस्क ये $500 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं एंड्रयू पार्सन्स बने हैं। भारत और श्रीलंका ये पहला दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई ने होस्ट किया है। और आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल किताब ये इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ। राष्ट्रीय धन्वंतरि पुरस्कार आयुर्वेदा पुरस्कार 2025 का मिला है प्रोफेसर बनवारी लाल वैद्य, ईटी नीलकंठन और वैद्य भावना को। दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर बन गए हैं शाहरुख खान। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे और कल के दिन ही आप लोगों के लिए सितंबर महीने की ई बुक लॉन्च कर दी गई है जो कि 24 घंटे के लिए ऑफर में चलाई गई थी 20 रुपीज में, मात्र 20 रुपीज में अभी तक आप लोगों को ये ई बुक मिल रही थी। अब वापस इसका प्राइस 30 कर दिया गया है। 1 से 30 सितंबर तक का कंप्लीट डेटा बाइलिंगुअल एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा। मिलेगा कहां पर? तो कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है इसमें मिलेगा। साथ ही आप लोगों को 250 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर की भी ई बुक शेयर कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा इसकी जो बैठक रही अक्टूबर 2025 में, इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। पूछा जा रहा है रेपो रेट दर कितनी है, तो ये बिना बदलाव के साथ 5.5% रही है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो रेपो रेट है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऑप्शन में जरूर ये आरबीआई को रखता है। तो मैं आपको बता दूं रेपो रेट आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, ये निर्धारित करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समीक्षा। इसमें कुल होते हैं 6 मेंबर। जो 6 मेंबर होते हैं ना, इसमें होते हैं 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अभी रेपो रेट ये बिना परिवर्तन के साथ 5.5% पर रखी गई है। आरबीआई का कहना है कि महंगाई काबू में है, इसलिए रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पर 2 टर्म मैंने लिखे हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसे हम समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। जैसे कि हम आप सभी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब हम किन का सहारा लेते हैं? तो प्राथमिकता में तो देखिए बैंक ही है, ये हम आप सभी हैं। हमें चाहिए मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन, हम कई सारे बैंकों का सहारा लेते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एसबीआई ऐड कर दिया है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी या अन्य बैंक भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो हमें जब पैसों की जरूरत है हम गए इन बैंकों के पास, लेकिन इन बैंकों को भी जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तब ये जाते हैं बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर इन बैंकों को लोन देता है इसे ही कहा जाता है रेपो रेट। अब रेपो रेट 5.5% निर्धारित है, तो इसमें आप ये समझिए जितना कम रेपो रेट रहेगा उतने ही कम दर पर हमें ब्याज देना होगा। कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, देख लीजिए। मान लीजिए आरबीआई इन बैंकों से कम रेपो रेट ले रहा है 5.5, तो ये बैंक जब हमें पैसा देंगे तो इसका भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होगा। जब रेपो रेट ही बढ़ा देगा आरबीआई तो ये बैंक भी हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा देंगे, लोन देंगे। समझ गए? अब इसकी पूरी भरी भाषा मैंने हिंदी में ऐड कर रखी है आसान भाषा में। तो बैंक हमें कर्ज देते हैं, उस कर्ज पर हमें क्या देना होता है? ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट रेट इसमें पे करना होता है। ठीक वैसे ही जब इन बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए, भारी भरकम रकम की जरूरत के लिए ये सहारा लेते हैं आरबीआई का। तो आरबीआई इन्हें जब लोन देता है तो जिस दर से इनसे ब्याज वसूलता है इसे ही कहा जाता है रेपो रेट। समझ गए? अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये तो रेपो रेट आपको समझ में आया। रिवर्स रेपो रेट ये रेपो रेट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बच जाती है तो उस रकम को ये कहां करते हैं? आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। आरबीआई के पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। समझ गए? अब रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देगा उसे ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये जरूर ध्यान रखें आप। जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये रेपो रेट से हमेशा कम होता है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर जो कि हैं संजय मल्होत्रा।
आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अभी रिसेंटली इसके नए डिप्टी गवर्नर बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अन्य में स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता का नाम है। आरबीआई ने जुलाई के महीने में 75 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। सवाल दूसरा है, ई कचरा उत्पन्न करने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा की उत्पादन के मामले में भारत रहा है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना है। भारत की तेज डिजिटल क्रांति के साथ साथ ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा की मात्रा में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और ये पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। टॉप 3 देश जो कि सबसे ज्यादा ई कचरे का उत्पादन करते हैं, भारत इसमें शामिल है। अभी जो न्यूज़पेपर है हिंदू, इसके अनुसार 2025 में भारत ने लगभग 22 लाख टन ई कचरे का उत्पादन किया है और चाइना ने 5.3 मिलियन टन और अमेरिका ने 3.2 मिलियन टन। भारत में ई कचरे का उत्पादन 2017-18 से 23-24 के मुकाबले यदि हम देखें तो 151% बढ़ा है। ई कचरा होता क्या है? देखिए, यहाँ आपको टीवी दिखाई दे रहा होगा, लैपटॉप दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कह लीजिए। टीवी खराब हो गया तो फेंक दिए, फ्रिज खराब हो गया तो फेंक दिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसका कचरा निकलता है, इसे हम ई कचरा कहते हैं। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया का पहला देश है। इस साल का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की गई थी, मतलब ये बताया गया कि कौन सा देश है जो कि अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। टॉप पर अमेरिका, भारत को 5वें स्थान पर रखा गया था। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो रिलीज की गई थी अभी रिसेंटली, क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भारत 6वें स्थान पर है। टॉप पर इसमें डोमिनिका है। डोमिनिका, ध्यान दीजिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। टॉप पर डेनमार्क है। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भारत 6वें स्थान पर है। सवाल तीसरा है, विश्व पशु संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं है बल्कि पशुओं का भी है और उनका संरक्षण भी हमारी प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य लोगों में पशुओं के अधिकार, इनके संरक्षण और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस बार की थीम है पशु बचाओ ग्रह बचाओ, यानी कि सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। सवाल चौथा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया? IMAP मिशन रिसेंटली लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। यह मिशन सूर्य के प्रभाव क्षेत्र हेलियोस्फीयर की सीमा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और इसे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में और जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी की साझेदारी में तैयार किया गया है। ऐसे क्वेश्चन ना स्टेटमेंट बेस में पूछा जाता है कि किसके द्वारा यह तैयार किया गया। पहली बात तो स्पेस एजेंसी नासा है। मिशन का नाम है IMAP, फुल फॉर्म मैंने बता ही दी है। पर्पस है हेलियोस्फीयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सौर मंडल के बाहरी सुरक्षात्मक बुलबुले को समझना है। इसे लॉन्च किया गया है 24 सितंबर 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। किसके माध्यम से? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का फॉर्मेशन ईयर 1958 है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा ही सूर्या AI विकसित किया गया था। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर मिशन लॉन्च किया। पंच मिशन भी नासा का है जिसके माध्यम से सूर्य के कोरोना और सौर हवा का अध्ययन किया जाएगा। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर टेल ब्रेजर उपग्रह लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली जानवी डांगे थी। ये 2029 में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली है, नासा के मिशन में शामिल होगी। प्रेफायर मिशन, ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया। इसरो के साथ मिलकर के इसका संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम निसार है। यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज इसने की है जिसका नाम है S2025U1। यहां से यदि मैं बात करूं इसरो की, भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा के साथ मिलकर के संयुक्त प्रोजेक्ट इसका निसार है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार फुल फॉर्म है। CNSA चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन बनाया है। रॉसकॉस्मोस ये है रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम। ये शुक्र ग्रह पर अपना वीनस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, वेनेरा डी जिसका नाम है। अगला सवाल है, किस देश ने ई व्हीकल के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा भारत। अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने ई व्हीकल्स के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली या इसे ही आप कह सकते हैं एकॉस्टिक व्हीकल
अलर्टिंग सिस्टम इसे लागू करने का या अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है, जो 1 अक्टूबर 2027 से सभी ई व्हीकल्स पर लागू होगा। तो ये जो आवाज है जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है, ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली, ये कम गति पर चलने वाले जो ई व्हीकल्स होते हैं, इनके द्वारा जो उत्पन्न साउंड होता है, इसके माध्यम से पैदल चलने वाले या अन्य जो सड़क के उपयोग करता है, जो सड़क पर चल रहे हैं, इसके यूजर्स हैं, इनको वाहन की उपस्थिति के बारे में चेतावनी देगा। समझिए, जो ई व्हीकल्स होते हैं ये कम साउंड करते हैं, कम साउंड करते हैं तो कई बार पता भी नहीं चल पाता कि बगल से कोई ई व्हीकल गुजर रहा है। कई बार इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए पहले आप कह सकते हैं, तो ये अलर्ट करने का काम करेगा। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ के कई देशों में ये प्रणाली पहले से ही कंपलसरी है। ये लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2027 से। इसका पर्पस है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और ई व्हीकल के कारण होने वाले हादसे को रोकना है। प्रौद्योगिकी, तो ये जो आवाज है, आवाज यानी कि अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, ये बाहरी स्पीकर का उपयोग करके ध्वनि उत्सर्जित करता है ताकि लोगों को अलर्ट मिल सके। फ्रांस से यदि आप करंट अफेयर का फैक्टर रिलेट करेंगे तो इस साल का एआई एक्शन समिट ये फ्रांस में ही आयोजित किया गया था फेब के महीने में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने इस साल पूछा है। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन है। इसके अलावा भारत ने इस देश के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। अभी चाइना के आगे फैक्ट हम देखने जा रहे हैं। सवाल 6वां है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? झुग्गी मुक्त यानी कि जहां पर झोपड़ियां नहीं है, ऐसा पहला शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारत ने शहरी विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है, ऐसा पहला शहर बना जो ऑफिशियली तौर पर झुग्गी झोपड़ी मुक्त घोषित किया गया। शाहपुर कॉलोनी सहित कई अवैध बस्तियों को हटा करके प्रशासन ने 520 एकड़ जमीन वापस ली और वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल आवास और पुनर्वास यहाँ पर सुनिश्चित किया है। यहाँ पर पहले शहर की यदि बात की जाए, देखिए पूरे स्लाइड मैंने ऐड करी है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली में, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया गया लखनऊ को, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, पहली सोलर सिटी सांची, पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर, पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में और पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सवाल नंबर 7वां है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना लिया गया है, जिसका नाम हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है। ये पुल चाइना के गुइजो प्रांत में एक घाटी के ऊपर 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फीट में देखें तो 2050 फीट की ऊंचाई पर है। हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया है। पुल का नाम मैंने बता ही दिया, स्थान भी बता दिया, ऊंचाई भी बता दी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इस पुल के बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच की यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर केवल 2 मिनट का रह गया है, जिससे कि कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया के कंधे पर बैठा चाइना मैकमोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। रिसेंटली अमेरिका का H1B वीजा चर्चे में था, जिसकी फीस में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद से चाइना ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने की घोषणा करी। इस साल का SCO समिट चाइना ने होस्ट किया। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू, विश्व खेलों का 12वां संस्करण टाइफून को में, और रिसेंटली भारत ने ऑफिशियली तौर पर 5 साल के गैप के बाद चाइना के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए जांगेंग 102 सैटेलाइट इसने लॉन्च किया। HMPV वायरस ने यहां पर दस्तक दी है। चाइना ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध को मंजूरी मिली, जो मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। चाइना का मशहूर ब्रांड है शीन, ये 4 साल के बैन के बाद भारत में वापसी कर चुका है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने बनाया था, जिसका नाम स्टार 1 है। और चाइना ने ही दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। और वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में HKU5CoV2 नए वायरस की पहचान यहीं पर करी थी। वैसे भारत में यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार है। सवाल नंबर 8वां है, किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बन गए हैं शरद कमल।
जो कि भारत के टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं। अचंता शरत कमल को 11 से 15 अक्टूबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में होने जा रहे 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर की बात की ही जा रही है तो देखिए यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान के राष्ट्रीय एम्बेसडर मिलिंद सोमन बने हैं। लेवाइस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, ओडिशा के हैंडलूम के लिए माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म के लिए सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के द्वारा अनिल कुंबले को वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूरोका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के लिए टाइगर श्रॉफ सलमान खान एम्बेसडर थे। भारत में मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, मुठुत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोवाई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी के कृति सनन। यहाँ आयुष्मान खुराना, मिलिंद सोमन का फैक्ट हमने देख लिया। रह जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो ये एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सवाल नंबर 9 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जारी किया है। पूछा जा रहा है कि इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है। आंसर हो जाएगा बनियान ट्री का, यानी कि बरगद के पेड़ के पत्तों की माला इसमें बनाई गई है। अब आप समझिए, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। लगभग इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस कमीशन की सिफारिश पर, तो ली कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत। तो इसके वर्तमान में जो हेड है अजय कुमार है, इनके द्वारा ये नया लोगो लॉन्च किया गया। नए लोगों में खास क्या है, नए लोगो में केंद्र में एक राष्ट्र प्रतीक है जो राष्ट्र की सेवा और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। चारों ओर बरगद के पत्तों की माला बनाई गई है, ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। नीचे की ओर एक पट्टी पर यूपीएससी लिखा हुआ है, ठीक है, जो आयोग की जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा को रेखांकित करता है। एक लोगो इसका अलग से शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों को। साथ में ये भी याद रखिए, यूपीएससी ने एक नए पहल की शुरुआत करी है। इसने माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट यदि हम चले, आईएनएस गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ये कहां प्रारंभ होने जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, और मुंबई में ही पहला अंडर वाटर म्यूजियम हमने पढ़ा है। एप्पल के द्वारा इसका पहला स्टोर भारत में मुंबई में ही ओपन किया गया था। तमिलनाडु से तूतीकोरिन पोर्ट हमने करंट अफेयर में देखा है। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में रिसेंटली भारत के पहले मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। 7 मित्र पार्क बनने हैं, पहला धार में। 11वां सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ का आयोजन किया। तो ये जो टाइगर क्लॉ है, ये एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच पहली बार हुई। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग और क्षमता की वृद्धि करना। वैसे अमेरिका के साथ भारत की अन्य एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि वज्र प्रहार है, कोप इंडिया युद्धाभ्यास एक्सरसाइज तो रिसेंटली हुई है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और तर्कस अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ संप्रति आप रिलेट कर सकते हैं। श्रीलंका के साथ सिलेनक्स रिलेट कर सकते हैं, और मित्र शक्ति रिलेट कर सकते हैं। यदि मैत्री लिखा होता तो वो थाईलैंड के साथ है। फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स। सवाल 12वां है, हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है। तो रिसेंटली भारत संयुक्त राष्ट्र के इकोसोक संस्था का सदस्य चुन लिया गया है। इकोसोक क्या होती है, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म बनती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 26 जून 1945। तो भारत इसका सदस्य 2026 से 28 की अवधि के लिए चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मेंबर कंट्री इसकी 54 है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। आप लोगों के लिए एक सवाल मैं छोड़ती हूँ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस साल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भारत कौन से स्थान पर था, रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ कौन बने, शैलेश चंद्रा इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेंजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने यहाँ की सरकार को भंग किया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।